दोस्तों, अब से कुछ देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखलाई थी और खबर यह थी कि कैसे विश्वजीत समंदर में, अपने नफरत के समंदर में पूरे छात्र मूवमेंट को डुबा डाला। यानी वो छात्र मूवमेंट जिसे न्यूट्रल कहा जा रहा था, हम लोग जिसे एक आदर्श बता रहे थे और यह दावा कर रहे थे कि झारखंड का छात्र मूवमेंट एक अनोखा मूवमेंट है जहां किसी के प्रति नफरत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने फल्ला की बिरयानी, फल्ला के खाने पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन झारखंड के छात्रों ने कहा मुझे मुसलमानों का बिरयानी भी पसंद है और मंदिर का प्रसाद भी पसंद है। लेकिन विश्वजीत समंदर ने जिस तरीके से सीएम हेमंत को धमकी देने की कोशिश की, घोषणा की, उसके बाद पूरा आंदोलन सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ और टीम भैरव जो अब तक वहां जमे हुए थे उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़ा हो गया। लेकिन मैं एक दूसरी तस्वीर आपको दिखलाता हूं। दरअसल कल 15 अगस्त था और बतलाने की जरूरत नहीं, हर भारतीय के दिल में तिरंगा बसता है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी रगों में बसता है। जब तिरंगा सामने फहरता है तो देश का सम्मान होता है, आत्मबोध नहीं, देश का गौरव बोध हमारी आंखों से झलकता है। कल उसी तिरंगे के लिए देवेंद्र नाथ महतो ने जो संघर्ष किया, देवेंद्र नाथ महतो ने जो जद्दोजहद की, उसे सलाम किया जाना चाहिए। 12 दिनों से देवेंद्र नाथ महतो हमारा अनशन पर है। 12 दिन, कई दिनों तो उन्होंने पानी भी छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने पानी ग्रहण किया, लेकिन भूखे रहे। अन्न का एक दाना जिस व्यक्ति के पेट में नहीं है, वह व्यक्ति तिरंगा फहराने की जिद पर अड़ गया। और उसके बाद आप समझ सकते हैं पुलिस कर्मियों के साथ उनकी भिड़ंत की तस्वीर आई और वे कहते हुए देखे गए धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं, क्योंकि पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें तिरंगा फहराने जाने से लिए रोका जा रहा था। तो यह आंदोलन का एक दूसरा चेहरा भी है जहां किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, कोई घृणा नहीं है। और यही कारण है कि देवेंद्र नाथ महतो इस छात्र पॉलिटिक्स में रॉक स्टार बनकर सामने आए हैं। जिस तरीके से विधानसभा घेराव के दौरान करीबन 6-7 दिन उनके भूख आमरण अनशन की हो गई थी, बावजूद इसके देवेंद्र नाथ महतो विधानसभा प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं और उस प्रोटेस्ट में खड़ा होकर छात्रों का हौसला अफजाई करते हैं। निश्चित रूप से देवेंद्र नाथ महतो को सलाम किया जाना चाहिए और देवेंद्र नाथ महतो का सलाम कल भी किया जाना चाहिए। मैं यहां उस बहस में नहीं जा रहा कि देवेंद्र नाथ महतो को सदर अस्पताल से बाहर निकलकर तिरंगा फहराना चाहिए था, नहीं चाहिए था, तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। एक शख्स जो 12 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया है, उसके रगों में तिरंगा के प्रति कितना प्रेम है, कितना जुनून है। इसलिए मैं कह रहा हूं देवेंद्र नाथ महतो रॉक स्टार बनकर सामने आए हैं, एक मॉडल बनकर सामने आए हैं, एक संघर्ष का प्रतीक बनकर सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि धक्का मुक्की नहीं, वह कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह भी खड़े कर रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति अस्पताल में है तो उसे यह हक है कि वह बाहर जाकर तिरंगा फहराए। तिरंगा फहराना हर भारतीय का अधिकार है, कर्तव्य है। लेकिन जब अस्पताल में आप होते हैं तो आपकी स्वतंत्रता सीमित होती है। सीमित इसलिए होती है कि आप डॉक्टर की निगरानी में होते हैं। हमारी स्वतंत्रता जो है ना, फ्रीडम, उस पर कुछ बंदिशें भी हैं। वह बंदिशें संविधान की है, वह बंदिशें नियम की है, वह बंदिशें कानून की है। तो मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो को रोका गया तिरंगा यात्रा में शामिल होने से, उसके बाद
जयराम महतो ने कुछ बेसिक सवाल खड़े किए हैं। याद कीजिए, यह वही जयराम महतो हैं जो पहले जंतर मंतर पर पहुंचे थे और छात्रों के पक्ष में नीट पेपर लीक पर अपनी आवाज को बुलंद किया। और उस वक्त जयराम महतो से यह सवाल पूछा जा रहा था कि आप झारखंड के छात्रों के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हैं और नीट पेपर लीक पर यह बवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जयराम महतो और उनकी पूरी टीम बाद में जेपीएससी के मुद्दे पर मुखर होती है। तो आप जयराम महतो पर यह आरोप कतई नहीं लगा सकते हैं, देवेंद्र नाथ महतो पर यह आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वे दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में चुप्पी साधे रहे हैं और झारखंड के जंतर मंतर पर कोहराम मचा रहे हैं। नहीं, जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो ने दोनों जगह ही मोर्चा खोला, इसलिए भी उसे सलाम किए जाने की जरूरत है। लेकिन इस पूरे विमर्श को सुनने के पहले, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले जयराम महतो का पूरा बयान सुनिए। गरीबी बेबसी से आजादी, अन्याय से, जुल्म से, शोषण से आजादी। आज आप जुल्म कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो पिछले 11-12 दिनों से भूख हड़ताल पर है, जो अस्पताल की बेड पर है, वो अपनी इच्छा से जाना चाहता है तिरंगा यात्रा में और आप उसे रोक रहे हैं। ये कैसा लोकतांत्रिक व्यवहार है? ये कैसा आजादी का सलूक आप उनके साथ कर रहे हैं? भाई आप ठीक है, आप अगर उनके स्वास्थ्य की चिंता आपको है तो आप उन्हें एम्बुलेंस के साथ ले जाए तिरंगा मार्च में, आप फिर उन्हें वापस अस्पताल ले आए। लेकिन अरे भाई, भूख हड़ताल करना तो अपराध नहीं है क्या? उसके हाथ में लाठियां हैं, डंडे हैं, गोली है, बारूद है, बम है, जो जाकर कहीं बम का धमाका करेगा, किसी के सीने पे गोलियां दागने का काम करेगा। वो एक भूख हड़ताल पर बैठा नौजवान है जिसने भूख हड़ताल के माध्यम से इस राज्य के नौजवानों के लिए उस क्रांति जो हो रही, उस क्रांति में अपनी सहयोग देने का काम किया है। और जिस प्रकार से रांची पुलिस उनको हॉस्पिटल से बाहर आने नहीं दे रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्पष्ट कहूंगा, ये कैसा स्वतंत्रता दिवस है आज? ये कैसे 15 अगस्त की आजादी हम मना रहे हैं, जहां भूख हड़ताल पर बैठना गुनाह है, जहां सत्याग्रह पर बैठना गुनाह है? अरे भाई, कोई बंदी होता, कोई हिंसक उग्र आंदोलन होता, आप डिटेन कर लेते, आप अरेस्ट कर लेते, जो आपकी इच्छा थी हाउस अरेस्ट कर लेते। लेकिन एक भूख हड़ताल पर, जो 12-13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा शख्स है, उसको आप जबरदस्ती हॉस्पिटल में, जिस प्रकार की वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं, हॉस्पिटल में बंद कर रहे हैं, उसे घेर कर रख रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। ये ना लोकतांत्रिक मूल्य है, ना ये हमारी स्वतंत्रता का अनुभव है। ये हमारी लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता दोनों ही मूल्यों पर प्रहार कर रही है। मैं रांची जिला प्रशासन को स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये व्यवहार उचित नहीं है। आपका ये व्यवहार इस आंदोलन को उग्र बनाएगा। और फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ पूरा झारखंड खड़ा है, जयराम कुमार महतो खड़ा है। उन पर आंच भी आएगी तो फिर उसका खामियाजा आप भुगतेंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त आजादी का दिन है, तो किसी व्यक्ति की वो आजादी से रोका क्यों जा रहा है? क्या वो अपराधी है? अरे अगर जेल में बंद कोई अपराधी भी होगा तो उसे 15 अगस्त के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अधिकार है। जब वो कह रहा है कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारा दिल इजाजत दे रहा है कि हम उस कार्यक्रम में जा सकते हैं, तो भूख हड़ताल के व्यक्ति को रोकने की आवश्यकता क्या? इतनी तो कमजोर, इतनी तो डरपोक सरकार नहीं होनी चाहिए, इतना तो डरपोक और कमजोर जिला प्रशासन को नहीं होना चाहिए। इतने भयभीत क्यों हैं आप कि भूख हड़ताल बैठा हुआ व्यक्ति को अब जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बदबू आ रही है और उस साजिश की बदबू से पूरे राज्य के नौजवान पर्दाफाश करेंगे आपका। मैं और राज्य के नौजवानों से भी आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से आंदोलनकारियों के साथ, छात्र नेता देवेंद्र जी के साथ, अन्य साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस दुर्व्यवहार के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है। और जो आंदोलन चल रहा है उसे और उग्रता देने की, आक्रामकता देने की आवश्यकता है और सहयोग और समर्थन देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं, पूरा राज्य जिस प्रकार से अब कृत्य कर रहे हैं वह देख रहा है, इस आंदोलन की गति को और धार देने का काम करेगा। आपने सुना, जयराम महतो ने कई बेसिक सवाल खड़े किए। जयराम महतो पूछ रहे हैं कि वे हारो हथियार के साथ नहीं निकल रहे, उनका मकसद कहीं से भी कोई तनाव पैदा नहीं करना था, वे तो देश की तिरंगा के लिए जा रहे थे। साहब, आप उन्हें क्यों रोकें? और यदि आपको उनकी सिक्योरिटी का ही ख्याल रखना था, उनकी स्वास्थ्य की ही चिंता थी, तो आप उन्हें एम्बुलेंस से ले जाते। निश्चित रूप से यह एक रास्ता हो सकता था और इस रास्ते पर पुलिस को या प्रशासन को विचार करना चाहिए था। लेकिन जो उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आगे की छात्र पॉलिटिक्स का क्या होगा, क्योंकि छात्र पॉलिटिक्स अब एक डेडलॉक में फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि खबर यह है
कि आज फिर से पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। और कई खबरें ऐसी आ रही है कि छात्र अब सीएम आवास का घेराव की रणनीति बना रहे हैं, उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार कितनी झुकेगी, क्योंकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है, हेमंत सोरेन की ओर से कहा जा रहा है, उनके मंत्रियों की ओर से कहा जा रहा है 98% मांगे पूरी हो चुकी है। और जिस सीबीआई जांच और जिस सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही, दो अहम मांग अभी भी बाकी हैं। यदि छात्रों की नजर से देखें तो सरकार की नजर से वह मांग पूरी होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। नहीं इसलिए भी नजर आती कि सरकार की दलील है कि जो सीबीआई जांच फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी में की गई थी, उसका परिणाम क्या निकला। तो सरकार की ओर से, जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो सीबीआई जांच की मांग है, ये पूरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की साजिश है, ताकि सीबीआई जांच की शुरुआत हो जाए और फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी की तरह ही हम मामला 2 दशक 3 दशक तक घिसता नजर आए। और इन 3 दशकों में जो परीक्षार्थी पास कर गए हैं या जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, ये पोता वाली पोते वाली हो। खबर यह भी दावा किया जा रहा है और कई विशेषज्ञ भी अब कहने लगे हैं कि यदि जेपीएससी को इस तरीके से, सीजीएल परीक्षा को इस तरीके से रद्द कर दिया गया, तो जो सफल अभ्यर्थी है वे भी कोर्ट चले जाएंगे। दावा तो 14वीं जेपीएससी के बारे में भी किया जा रहा है कि इसके अभ्यर्थी भी कोर्ट चले जाएंगे, और जब वो कोर्ट चले जाएंगे स्टे ऑर्डर मिलेगा, और स्टे ऑर्डर जब मिलेगा तो पूरा मामला फंस जाएगा। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की के बयान को समझें, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश हुई, और शिल्पी नेहा तिर्की पहले एक बयान देती हैं, उस बयान के बाद जब कुछ सवाल खड़े होते हैं तो फिर से बयान देती हैं, और लेकिन उस बयान को सुना जाए तो शिल्पी नेहा तिर्की कहीं न कहीं यह प्रतिध्वनित करते हुए प्रतीत हो रही हैं कि ये जो अनशन पर बैठे हुए छात्र हैं, इनकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। यानी ये क्या कह रहे हैं, वे इस बात को कतई खारिज नहीं कर रहे हैं कि पहले भी जिन समूहों के साथ बात हुई थी वे छात्रों के प्रतिनिधि थे, लेकिन अनशन का आधारित जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी आवाज, उनका सवाल, उनके प्रश्न भी सुना जाना चाहिए। तो क्या यह डेडलॉक इस आधार पर टूट सकता है कि सीएम हेमंत और उनकी टीम, वो जो 4 मंत्रियों का बना हुआ समूह, अनशनधारी जो छात्र हैं, उनके साथ वार्ता करेंगे, और क्या उस वार्ता में इस मामले का समाधान निकल जाएगा? शायद यही कोशिश अब सरकार की ओर से होती नजर आ रही है। यानी मंत्रिमंडल समूह के साथ जो बात हुई वह करीबन हो गई। आगे की जो बात है, आगे की जो वार्ता है, वह सीधे सीधे सीएम हेमंत से हो, और छात्रों की ओर से भी यही मांग की जाती रही है कि अब हमारी मांग या हमारी वार्ता सीधे सीएम हेमंत से होगी। तो क्या अब उसी मुकाम की ओर ये पूरी लड़ाई बढ़ रही है, और डेडलॉक की जो स्थिति निर्मित हो गई है, क्या सीधे सीधे या डायरेक्ट सीएम हेमंत के साथ बातचीत से होगी? और क्या, जैसा कि देवेंद्र नाथ महतो कहते रहे हैं जब पहली वार्ता हुई थी कि उन्हें लिखित में कुछ नहीं मिला है, तो क्या देवेंद्र नाथ महतो को यह लिखित में मिल जाता है कि 3 महीने के अंदर जुडिशियल कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, 3 महीने के अंदर अंदर सीआईडी अपनी रिपोर्ट दे देगी, 14वीं जेपीएससी को रद्द कर दिया जाएगा, टीडीपीएल की ओर से जितनी परीक्षाएं ली गई हैं उसकी इंक्वायरी कर ली जाएगी। ये तमाम चीजें जो पहले भी की गई है, यदि उसे लिखित रूप में दे दिया जाएगा तो क्या यह वार्ता समाप्त हो जाएगा? फिलहाल जो लग रहा है कि सीएम हेमंत के साथ सीधी वार्ता के बाद
कुछ समस्या का समाधान निकलने वाला है। और जो संकेत मिल रहे हैं वह इसी की ओर है कि अब जो वार्ता होगी सीधे सीधे सीएम हेमंत से होगी, और जो छात्रों की कुछ दर्द है या जो उनके कुछ मांग है उसे और भी एक कंसोलिडेटेड तरीके से या लिखित रूप में उन्हें परोसा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या छात्र आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए? पहले भी मैं कहा हूं, अनशन को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अनशन एक हथियार है। लेकिन गांधी हमेशा कहा करते थे, बापू कहा करते थे, इस अनशन का इस्तेमाल, इस हथियार का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो क्या छात्र आंदोलन में उतनी विवेक अभी भी बचे हुए हैं? क्योंकि जिस तरीके से कोई विशिष्ट समंदर आता है, सीधे सीधे सीएम हेमंत को धमकी देता है, सवाल खड़े होते हैं। सवाल उन राजनीतिक दलों पर भी खड़े हो रहे हैं जो अपनी टीम को वहां भेज रहे हैं और इस मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब बातें मैं कहता हूं तो निश्चित रूप से छात्रों को थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन तल्ख हकीकत यही है कि ये परसेप्शन बन चुका है। लोग मानने लगे हैं, आम लोग भी अब मानने लगे हैं कि इस आंदोलन के पीछे एक पॉलिटिकल गेम प्लान है, और इसीलिए टीम भैरव की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है, यदि विश्वजित समंदर आपके बीच में था और इतने दिनों तक था तो आपको इस बात की भनक क्यों नहीं लगी कि हमारे टीम का हिस्सा नहीं है? और यदि लग गई या फिर आपको इसकी पूरी जानकारी थी और विश्वजित समंदर जो कुछ भी कह रहा था वह किसी प्लानिंग का हिस्सा था, वह अपने ही उसी प्लानिंग की ओर बढ़ रहा था। ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के कारण इस छात्र मूवमेंट की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस हालत में निश्चित रूप से सीएम हेमंत के साथ वार्ता होनी चाहिए, अनशन को समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं, यह आंदोलन जारी रहना चाहिए। छात्रों का 500 का समूह, छात्रों का 1000 का समूह, 3 महीने की ही तो बात है। 3 महीने हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे रहेंगे और सिविल सोसाइटी से गुहार करेंगे, भैया तुम इतनी बात करते हो, ये दावा ये तंज कसते हो, यह भाजपा का मूवमेंट है, यह कांग्रेस की मूवमेंट है। 1000 छात्रों को खाना खिलाना है, तमाम सिविल सोसाइटी के लोग आए और जब तक मामले की अंतिम सीआईडी जांच पूरी नहीं हो जाती है, 3 महीने का स्तंभ पूरा नहीं हो जाता, अरे 3 से 4 महीने इन छात्रों को समुचित व्यवस्था दी जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए और ये सब कुछ नॉन पॉलिटिकल हो, यानी लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से उसके मुकाम तक पहुंचाया जाए। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जयराम महतो की दिमाग में भी यही बात चल रही थी। जयराम महतो का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि मेरी कोशिश होगी इस आमरण अनशन को अब क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाने की, यानी एक ही चेहरा अनशन पर लगातार नहीं बैठा रहेगा। हम 5 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए बैठेंगे और उसके बाद दूसरा लड़का या दूसरा चेहरा सामने आएगा। खैर, आमरण अनशन को अब विराम लगाया जा सकता है और शुरुआत इसकी की जा सकती है कि छात्रों की एक टोली वहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठा रहे और पूरा निगरानी रखे कि सीआईडी की जांच कहां बढ़ रही है। ये जो कमेटी का गठन हुआ है, न्यायिक जुडिशियल कमेटी का, वह किस दिशा में बढ़ रहा है और सरकार के साथ इन 3 महीनों में टाइम टू टाइम वार्ता करता रहे, बातचीत करता रहे, ताकि उसे यह मालूम होता रहे कि यह लड़ाई, यह जांच किस मुकाम तक पहुंच, और यही से एक लोकतांत्रिक लड़ाई की शुरुआत हो सकती है, होती नजर आएगी। फिलहाल एक बार फिर से देवेंद्र नाथ महतो ने जो जज्बा दिखाया है उसे सलाम किया जाना चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो ने साबित कर दिया कि वे छात्रों के रॉक स्टार हैं और झारखंडी छात्रों के एक मॉडल के रूप में सामने आए हैं। वे विश्वजित समंदर नहीं है जिनके दिल में नफरत और जहर है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।